हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग में मैंने आज के टॉपिक में लिया है लैंडस्केप। जैसे कोई भी आप लाइव करते हैं या फिर कोई भी वाटर कलर करते हैं या फिर किसी ऑयल में करते हैं, किसी भी मीडियम में करते हैं, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है उसकी ड्राइंग की। और मैं आपको इसकी स्केचिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से उसकी ड्राइंग और मैनेज कर सकते हैं हम लैंडस्केप को अपनी पेंटिंग में या फिर अपनी स्केचिंग में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने सेंटर लाइन ली है वो है एक आसमान और ज़मीन के बीच की लाइन, जिसको आप आई लाइन भी बोल सकते हैं या फिर आप पर्सपेक्टिव लाइन बोल सकते हैं। और ये एक डिवाइड करती है आसमान और ज़मीन को। मैंने हल्की सी ये मैनेजमेंट रख दी है यहाँ पे। उसके बाद कोई भी एलिमेंट आप जो भी बना रहे हैं, यहाँ पे आपको एक हट दिख रही है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ पेड़ दिख रहे हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पर्सपेक्टिव लाइंस होती हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बिना किसी डर के लैंडस्केप करना है, अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव करना है। जो इसमें मेन चीज़ जो पर्सपेक्टिव की आप बोलते हैं, जो भी लैंडस्केप बनाते हैं पर्सपेक्टिव के बारे में ही बात होती है। तो पर्सपेक्टिव बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, दूर की चीज़, नज़दीक की चीज़ या फिर उसके पास की चीज़, हम 3 या 4 स्टेप ले लेते हैं लैंडस्केप में। वही चीज़ें दोहरा कर हम एक लैंडस्केप या पेंटिंग में बार बार करते रहते हैं। और ये जो पर्सपेक्टिव लाइंस होती हैं ये आपको सिर्फ स्टेबल करती हैं आपके लैंडस्केप को या फिर पेंटिंग को, कि दूर वाली चीज़ कितनी बड़ी दिखेगी, कितनी छोटी दिखेगी और कितना पास में कौन सी चीज़ किस एंगल में दिख रही है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत आसान सा एक टॉपिक है, मैं बाद में आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले आपको खुली आँखों से, विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से निकल के आप सीधा एक खुले मैदान में, जिसको बोलते हैं, वैसे आ जाओ स्केचिंग करने के लिए। क्योंकि जो हमारी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को जकड़ के रखती है कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। एक तो फर्स्ट थिंक कि ये कि आप कॉपी से थोड़ा सा बाहर निकल के देखो कि आपके पास ये लैंडस्केप है, आप इसमें क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ इसमें इग्नोर कर सकते हैं। जब भी हम कोई लाइव स्केचिंग करते हैं, सपोज करो मेरे सामने ये लाइव सीन है, ठीक है, हम इसको लाइव सीन मान सकते हैं। अगर इसमें लाइव में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इसमें पसंद नहीं आ रही, जो मेरे लैंडस्केप को या फिर पेंटिंग को अच्छा नहीं दिखा सकती या फिर उसमें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वो चीज़ें हम अपनी पेंटिंग में, लैंडस्केप में, स्केचिंग में हटा देते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है हमारी स्केचिंग में, जो हम कोई भी लैंडस्केप बनाते हैं तो उसमें वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं तो हम हटा देते हैं, या फिर किसी चीज़ का हमें उसमें ऐड करना होता है, तो जो उस लैंडस्केप को या फिर वहाँ पे वो चीज़ लगी हुई या फिर स्टेबल कर दी, हमने बना दी, तो वो हमारे लैंडस्केप को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ऐड करना और हटाना, ये एक लैंडस्केप को सही मायने में दिखाता है कि आप वहाँ पे क्या चीज़ बना रहे हैं और क्या चीज़ वहाँ से हटा रहे हैं। तो बहुत सारी चेंजेस इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो लैंडस्केप में कभी भी हम कॉपी टाइप कुछ नहीं करते होते। लैंडस्केप में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप अपने लैंडस्केप को कितना खूबसूरत बना रहे हैं। और कलर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो कलर्स आप नेचुरल ही कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि लाइव में आपको कोई चीज़ सेम दिख रही है, तो वहाँ पे आपकी कलर थ्योरी काम करती है कि आपके पास कितनी स्किल है कलर्स को मैनेज करने की, एक लैंडस्केप में फिल करने की, ठीक है। आपकी जो नज़रिया है आपका, वो लैंडस्केप को किस तरीके से देख रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप जब करने लगोगे वर्क तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी चाहो तो अपनी स्केचबुक को अपने साथ रख के, कोई भी अगर लैंडस्केप है अपनी स्क्रीन पे है, आप बैठे हैं काम करने, तो वो साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे मैं इसको बना रहा हूँ। मेन जो चीज़ है, अभी देखो मैंने आउटलाइन ले ली है सारी चीज़ की, ठीक है। तो अभी हम धीरे धीरे इसमें शेडिंग करेंगे, उसकी डिटेलिंग करेंगे।
उसको ब्लैक एंड वाइट नज़रों से वैल्यू के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। जैसे लैंडस्केप के अंदर कुछ चीज़ मुझे दिख रही है, जो बैकग्राउंड है उसका तो हल्का फुल्का वाइट ही है, उसको हम नहीं छेड़ते, हम डायरेक्ट यहाँ पे वाइट रख लेते हैं। बात करते हैं हम एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स मीनिंग जो भी आपके पास हट है या फिर पेड़ है या फिर नीचे ज़मीन है, जो आपको ग्रास दिख रहा है, ये चीज़, ठीक है। उसको आपने धीरे धीरे स्केचिंग में लेके आना है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ की जो शार्पनेस ले लेते हैं और कहाँ कहाँ पे ये चीज़ आती है, ये मैनेज कर लिया है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसमें शेडिंग करेंगे। मैं ज़्यादा बहुत ब्रीकी में काम नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, कुछ चीज़ें हमसे छूटती हैं, कुछ चीज़ें से मैं ऐड करते हैं। तो जो आपकी स्किल है, आपको इम्प्रेशन कैसे देना है। अभी देखो, जो ग्रास यहाँ पे दिख रहा है, घास आपको दिख रही है, वो आप एक एक तीला तो वहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। मैं आपको एक स्टडी के तौर पे एक डेमो दे रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी शायद। इसको देखो, अभी डार्क दिख रहा है, तो इस चीज़ को हम डार्क करनी है। कितना डार्क करना है आपको मैंने स्केचिंग की शेडिंग के बारे में बताया था। शेडिंग में हमने क्या चीज़ नोट की है, स्टार्टिंग में आप जो 0 पॉइंट होता है वो आप बिल्कुल वाइट ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने शीट को, जो पेपर है हमारा, उसको हमने 0 पॉइंट ले लिया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं वो 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, या फिर मेन 3 होते हैं। अब डार्क, लाइट और मिडल टोन, ये 3 जो पार्ट होते हैं बिल्कुल शेडिंग के। उसके बाद हम इसकी बीच की मिडल टोन ले लेते हैं, जो कि लाइट से डार्क तक आने का सफ़र जो है 2 स्टेप में ले लेते हैं। एक उसका, फिर मिडल टोन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। जब हम फाइनल पे पहुंचते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा डार्क आ जाता है, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा लाइट आ जाता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट तो हम कुछ कर नहीं रहे, यहाँ पे हमने जो पेपर है उसी को छोड़ा हुआ है। तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। जैसे मैंने अभी बिल्कुल लाइट सा शेड दिया है, उसके बाद जो भी वहाँ पे कुछ डिटेलिंग दिख रही है, खिड़कियाँ वगैरह दिख रही हैं, उसके ऊपर हम ऐसे उसकी ड्राइंग कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में आपने कोई भी डार्क पॉइंट को नहीं छेड़ना, आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क वहाँ पे कुछ नहीं चलाना। जैसे मेरे पास ये जो पेंसिल है, ये चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल है, तो काफ़ी ज़्यादा डार्क चल जाती है। तो मैं एक ही बार में अगर इसको हैंडल नहीं कर पाता तो मुझसे बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल चल जाती है। तो वैसे में लैंडस्केप के अंदर आप जब चीज़ों को मैनेज करते हैं, दूर वाली चीज़ों को, नज़दीक वाली चीज़ों को, या फिर किसी की डिटेलिंग में काम करते हैं, तो चली हुई डार्क पेंसिल आपको हमेशा दिखती रहती है, वहीं पे नज़रें टिकी रहती हैं। तो आपको सबसे पहले मटेरियल को हैंडल करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, किस तरीके से चलाते हैं। अगर आपकी कलरिंग है तो मैं एक ही बार में कोई भी यहाँ पे कोई डार्क कलर या फिर एक्स्ट्रा लाइट कलर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब भी कोई पेंटिंग बनती है या फिर पोर्ट्रेट बनता है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं एक स्टेप को छोड़ के काम करता हूँ, बिल्कुल हाईलाइट को छोड़ के, उधर एक्स्ट्रा डार्क को छोड़ के मैं मिडल टोन पे काम करता हूँ पहले। उसके बाद आप डार्क पे करते हैं, और उसके बाद जब आपकी फाइनल पे पहुँचती है तो आप हाईलाइट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक मेथड होता है, जो एक प्रोसेस होता है जैसे हम काम करते हैं। ऐसे ही स्केचिंग में मैं यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डार्क शेड नहीं लगा रहा, मैं मिडल टोन पे काम कर रहा हूँ अभी भी, देखो। उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा डार्क पे काम करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास हल्की सी ड्राइंग है, आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता लैंडस्केप में कि आपकी जो ड्राइंग है बिल्कुल सेम आनी चाहिए जब आप स्केचिंग कर रहे हैं। ख़ास तौर पे तब जब आप कोई लैंडस्केप बना रहे हैं, ठीक है। लाइव में जो होता है, मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी होती है। चेंज इन द सेंस ये नहीं कि आपने एलिमेंट्स बहुत सारे हटा देने हैं या फिर अपना इमेजिनरी चलने दो, जो भी है ऐसा कुछ नहीं करना। कुछ और ज़्यादा अगर आपके माइंड में कुछ चल रही हैं थॉट, तो वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं मिस कर रहा हूँ चीज़ को, तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे कोई फ्लावर्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है, ग्रीन है और 1-2 कलर और हैं।
तो इसी में ही पूरा लैंडस्केप है। अगर हम चाहें, अगर मैं कलरफुल यहाँ पे करता तो मैं बहुत सारे यहाँ पे फ्लावर्स रख देता, ठीक है, स्टार्टिंग में। या फिर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट करने की जगह पे मैं कुछ चीज़ें डल करता, और ब्राइट करने की जगह पे फ्लावर्स वगैरह या फिर लीव्स वगैरह जो पर्सपेक्टिव में है वो बहुत मोटे कर देता। ये मेरे थॉट आ रहे हैं, मतलब ऐसे ही इसको देख के। स्केचिंग में ऐसा कुछ कर नहीं सकते, कलरिंग नहीं कर सकते, बहुत बोल्ड काम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मैं आपको स्केचिंग की तरह ही इसको समझाऊंगा। जैसे कोई भी पेड़ है, उसकी आप शेडिंग टाइप और रेंडरिंग टाइप जो भी आप कर सकते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक अलग तरीका बताऊंगा। जैसे भी लीफ हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक एक लीफ बनाना स्टार्ट कर दिया, अगर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो पेड़ है कुछ और ही लगेगा, या फिर बहुत हार्ड लगेगा, या फिर कुछ ऐसा। अगर आप स्केचिंग में जा रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, रफली ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको आप ऐसे धीरे धीरे अपनी पेंसिल को मूव आउट करते जाओ। मतलब इसको जिगजैग टैप कहीं पे, यहाँ पे आपको लीफ बनाने हैं कुछ छोड़ के, या एक्स्ट्रा लाइट या फिर एक्स्ट्रा डार्क में पेंसिल चलती रहती है, तो कुछ इम्प्रेशन होते हैं जो लीव्स के हम दे देते हैं। जहाँ पे आपको डार्कनेस लग रही है, वहाँ पे आप रेंडरिंग स्टाइल में या फिर हैचिंग स्टाइल में, जो भी आपका स्टाइल है काम करने का, तो वहाँ पे रफली पेंसिल चला सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे फिलिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी देखो, मैं एक एक लीफ तो नहीं बनाने वाला यहाँ पे। तो स्केचिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे जो लीफ है वहाँ पे पत्ते हैं उस पेड़ के, तो उसका इम्प्रेशन दे रहा हूँ। बाकी जगह पे मैं अपने स्टाइल में जो रेंडरिंग, जो हैचिंग स्टाइल है, तो उसी में ही पेंसिल चला रहा हूँ, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जब कंप्लीट होगा तो एक पेड़ की जो लुक देगा हमें, दिखने में जो पेड़ की तरह लगेगा। तो इस तरीके से आप काम करना है आपको जब आप स्केचिंग कर रहे हैं। कलरिंग में तो एक डिप ब्रश का उठाया और आपने पूरा फिल कर दिया, लाइट ग्रीन और फिर डार्क ग्रीन या फिर और शेड कर दी, तो वहाँ पे इजी होता है। जब आप पेड़ को स्केचिंग में करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं चीज़ें, क्योंकि आपको लीव्स दिखाने होते हैं और किसी पेड़ का एक इम्प्रेशन देना होता है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, हाईलाइट, डार्क और मिडल टोन भी निकल के आती हैं। तो यहाँ पे हम एक रफली काम किया है, और ये ऐसे हैचिंग में हम लीव्स का इम्प्रेशन देंगे। जैसे अभी आप देखो, थोड़ा सा ही काम किया है, लेकिन फिर भी वो चीज़ दिख रही है, डार्क एंड लाइट दिखना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे इसको कंप्लीट करना है। और जहाँ पे पेड़ ख़त्म हो रहा है, मीनिंग कि पेड़ की एंडिंग जहाँ पे बिल्कुल साइड वाला स्टार्टिंग होती है, तो वहाँ पे आप पेंसिल को ऐसे स्ट्रोक्स दें जो पत्ते लगें, लीव्स लगें नीचे की तरफ, या फिर इसकी जो सूखी टहनियाँ हैं वहाँ पे काम कीजिएगा। तो वो एक चीज़ जो है आपके पेड़ की लुक देगा। और ऐसा करके आप देखो, अगर आप अभी भी स्केचिंग कर रहे हैं या फिर आपका टाइम है स्केचिंग का, तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसी कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं स्केचिंग के बारे में या फिर अभी लैंडस्केप के बारे में, तो हम धीरे धीरे उसमें बात करें, धीरे काम करें, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में बाद में आती हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ चीज़ें हमें बताने से आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख के समझ सकते हैं कि वहाँ पे कैसा काम हो रहा है। जैसे अभी हम जो ओल्ड आर्टिस्ट हैं, ग्रेट आर्टिस्ट हैं, तो उनको हमने कभी काम करते हुए तो नहीं देखा, उनके पेंटिंग को देखा है। तो उनकी पेंटिंग को देख के हम समझ सकते हैं कि उसने जो कलर थीम्स हैं वो क्या लगाई होंगी, या फिर कितने गहरे कलर लगाए हैं उसने, मतलब कितने थिक लगाए हैं, या फिर कितने पतले कलर से, कितनी लेयर से उसने काम किया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम देख के सीखते हैं। ऐसे ही कोई भी स्टाइल में काम करता है, तो हमें स्टाइल बनाने के लिए खुद से प्रैक्टिस करनी होती है। तो एक ही चीज़ के पीछे लग के हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपकी स्केचिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप स्केचिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करते, और आपके माइंड में ये है कि मेरा कोई अलग स्टाइल हो, तो इतनी जल्दी वो चीज़ें नहीं आती।
आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। आपको प्रैक्टिस करते-करते जहाँ पे आपका हाथ टिक जाता है, जो भी चीज़ आपको आसान लगने लगती है कि हाँ, मुझे ये चीज़ ईज़ी लग रही है अभी, है ना? मैं अभी स्केचिंग कर रहा हूँ, ये लैंडस्केप कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे पेड़ किसी और तरीके से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि उसको किस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ इस लैंडस्केप के अंदर, कितना उसको और बोल्ड कर सकता हूँ या फिर उसकी डिटेल किस तरीके से बनाऊँ या फिर उसका इम्प्रेशन किस तरीके से दूँ। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। तो ऐसा है कि काम करने से जो चीज़ आपको ईज़ी लगने लगती है, जैसे मेरा हैचिंग स्टाइल रहा है बहुत टाइम पहले से, और मैंने ऐसा नहीं है कि बाकी क्रॉस हैचिंग नहीं की या फिर कोई और स्टाइल नहीं अपनाया। मैंने बहुत सारी स्टाइल्स कोशिश की हैं। जैसे आप मिक्सिंग करते हो अपने अंगूठे से, फिंगर से या फिर किसी और पेपर से, ये सारी चीज़ें मैंने आज़मा के देखी हैं। लेकिन कहीं न कहीं पे वही चीज़ आ जाती है कि आपको कंफर्टेबल नहीं कर पाती। मैं जहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, तो हैचिंग स्टाइल से हूँ। तो मेरा जो हैंड है वो हैचिंग स्टाइल को बहुत जल्दी कवर करता है। मतलब मुझे ईज़ी लगता है कि ये मुझे स्टाइल पसंद है या फिर मैं इसको ईज़ी कर पाता हूँ। तो ये धीरे-धीरे हो सकता है आगे जाके ये मेरा कोई स्टाइल बन जाए। तो काफ़ी सारे स्केचेज़ मेरे ऐसे ही हैं, हैचिंग स्टाइल में हैं, और जो भी चीज़ अब मैं बना रहा हूँ, जो भी स्केचिंग मैं बना रहा हूँ, तो इसी स्टाइल के अंदर आती जाती है। ऐसा नहीं है कि देखो अभी पेंसिल चलते हुए आप देखोगे कि मेरी पेंसिल जो है वो चारों तरफ मूव करती है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टाइल जा रहा है, एक ही लाइन में आ रही है पेंसिल, ऐसा नहीं है। तो पेंसिल चारों तरफ घूम रही है, लेकिन एक शेडिंग का जो इम्प्रेशन है, वो एक हैचिंग स्टाइल में दिख रहा है पूरी लैंडस्केप में। आप जितना मर्ज़ी आप देख रहे हैं आप चारों तरफ। तो ये कहीं न कहीं मुझे जो ईज़ी लग रहा है, किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मुझे ईज़ी लग रहा है, तो वैसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। हो सकता है आप लेफ्ट हैंड से काम करते हो, ठीक है? मैं राइट हैंड से काम करता हूँ। तो आपकी हैचिंग इस तरीके से नहीं हो सकती, आपकी हैचिंग दूसरे स्टाइल में होगी। आप लाइन बिल्कुल अपोज़िट लगाएँगे, राइट? तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से ये चीज़ देखी है, वो हैचिंग या फिर क्रॉस हैचिंग जब लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो उनका एक अलग तरीका होता है, डिफरेंट चीज़ बन जाती है। तो स्टाइल में कहीं न कहीं आपको गुम नहीं होना कि मेरा कुछ न्यू स्टाइल हो। काफ़ी सारी प्रैक्टिस करोगे, काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाओगे, पोर्ट्रेट्स बनाओगे, तो तब निकल के आती है कोई अपनी चीज़, जो आपका एक स्टाइल बन जाती है। तो देखो अभी इन चीज़ों के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये हमें लगता है कि हमारा कुछ अलग हो या स्टाइल हो या फिर वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। अभी आपको बहुत सारे आर्टिस्ट का वर्क देखने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। फिर जाके ये चीज़ें मेंटेन होती है। जहाँ तक हम स्केचिंग की बात कर रहे हैं, लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, तो ये पेड़ मैं जो बना रहा हूँ, वहाँ पे कुछ और है। वहाँ पे बहुत कम लीफ हैं, यानी कि कम पत्ते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी स्टाइल में इनको एक अलग लुक दे रहा हूँ, जो वहाँ पे अच्छी लगेगी। इनको मेन चीज़ ये होती है कि आपके लैंडस्केप में वो चीज़ सही लग रही है या नहीं लग रही। अभी जहाँ पे पेड़ ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसे रेंडरिंग आप कर सकते हैं, नीचे उसका माहौल बना सकते हैं थोड़ा कि जहाँ से वो पेड़ निकल के गया है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं लैंडस्केप में जो आप बहुत ईज़िली कर पाते हैं। बहुत सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पेंसिल को फ्रीली यूज़ करोगे, अपने स्ट्रोक्स के ऊपर काम करोगे, उतनी ही ज़्यादा ब्यूटी आपको दिखेगी अपने लैंडस्केप में, अपने काम में, स्केचिंग में। तो कोशिश करो कि जब भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है? तो एक डर निकाल के काम करो, जो कि आपको बाउंड करता है कि मेरी पेंसिल ऐसे चल रही थी, थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी या फिर ऐसे होगी। तो ये एक डर निकालने के लिए ही मैंने लैंडस्केप चूज़ किया है, जहाँ पे आपकी पेंसिल के जो स्ट्रोक हैं वो चारों तरफ चलते हैं। एक तरफ आप काम नहीं कर रहे, आपकी जो पेंसिल है वो चलती रहती है,
मतलब कंटिन्यू यहाँ पे स्ट्रोक्स लगते रहते हैं। आप साथ के साथ लैंडस्केप को देख रहे हैं, साथ के साथ काम कर रहे हैं, अपने हैंड को चला रहे हैं, बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। जहाँ पे आपको रेंडरिंग या फिर हैचिंग या क्रॉस हैचिंग या फिर स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी लाइंस खींचनी होती हैं, बहुत सारे स्टाइल यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे एक टाइम पे आप कितनी सारी चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग्स भी है, इम्प्रेशन भी है, शेडिंग भी है, यहाँ पे टोन्स आप फिल कर रहे हैं धीरे धीरे, लाइट यहाँ पे, डार्क यहाँ पे, और पेंसिल को आप सर्कल्स में भी यूज़ कर रहे हैं, हाफ सर्कल लगा रहे हैं, या फिर जिगजैग स्टाइल में आप लीफ बना रहे हैं, या फिर आप लाइट एंड डार्क का जो इम्प्रेशन है उसको लेके जा रहे हैं, मतलब पेंसिल को चला रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप लैंडस्केप बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस छुपी होती है जो आप मिस कर देते हैं। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी चीज़ आप जब बनाते हैं तो उसमें आपकी प्रैक्टिस ढूँढो कि आपकी किस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक इम्प्रेशन जो मुझे लग रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ पे लाइट, डार्क और ये पेंसिल के अलग-अलग स्ट्रोक्स जो लग रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इन चीज़ों की स्टडी के लिए आपको लैंडस्केप ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिगर्स में आप ये चीज़ नहीं एंजॉय कर पाते जो यहाँ पे एक मैदान की तरह, जितना ये खुला मैदान है तो उसमें आप पेंसिल चला रहे हैं, तो फिगर स्केचिंग में कहीं ना कहीं आप वैसे काम नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सोच के काम करना होता है, ठीक है। हमने पिछली वीडियोस में जैसे एक फिगर ड्राइंग बनाई है, तो उसमें आप लिमिटेड जो स्केचिंग है, जो स्टाइल है आपका, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर लिमिटेड आपके शेड्स फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कितना एंजॉय करने के लिए टाइम है। आप कहीं पे भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कहीं पे भी कैसे भी आप पेंसिल चला सकते हैं। जैसे ये ग्रास है तो मैं इसको और लुक दे सकता हूँ, डिफरेंट तरीके से इसको कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें अपनी तरफ से कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखो फ्लावर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको हाईलाइट दे के छोड़ सकते हैं, इसको स्ट्रोक्स दे के छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो बड़े पेड्स हैं, यहाँ पे मैं हैचिंग कर सकता हूँ। जहाँ पे डार्क एरिया है तो इसको जो बिल्डिंग है उसको अलग करने के लिए यहाँ पे डार्कनेस दे सकते हैं। तो हल्का हल्का हम ग्रास का इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़मीन तो कहीं पे दिख नहीं रही है, और इसको हम अपने तरीके से लुक दे सकते हैं इसको अच्छी वाली। यहाँ पे देखो मैं इसको बिल्कुल चेंज करके बना सकते हैं। जो ये चीज़ दिख रही है हमें, बहुत पतला सा पेड़ है, तो हम इसको बोल्ड करके बनाते हैं। एक सूखा पेड़ बना सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें भी देखो कितनी सारी स्टडी होगी। ये यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, इसका एक अलग ही माहौल बना के रखते हैं। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। अभी इसको सूखा पेड़ बनाएंगे तो नीचे अलग सा माहौल होगा इसके, कुछ ऐसे करके हो सकता है। अपनी इमेजिनेशन से हम काम कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक तो थोड़ा सा नज़दीक हो गया, एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव सेट हो जाएगा इसके कारण। और एक मैं और चीज़ बता दूँ, आपकी इमेजिनेशन जो चीज़ होती है वो आपको बहुत फ्रीडम देती है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है जब आप अपनी तरफ से कुछ बनाते हैं। तो अभी देखो मैं कहीं पे कुछ देख नहीं रहा हूँ, कुछ मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे क्या बनेगा, कैसा बनेगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बिना सोचे कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पे पेड़ के नीचे कैसा माहौल होगा, आप इमेजिन करके देखो। छोटे छोटे जो पत्ते ग्रास के होंगे, या फिर इसकी टहनियाँ किस तरीके से मूव करेंगी, एक दूसरे से छू के जाएंगी, या फिर उसके लीफ एक भी नहीं है तो वो कैसी लुक देगा। हम यहाँ पे वही बनाएंगे। मैं बिना किसी लीफ के यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। वो एक लीफ का इम्प्रेशन था जो हमने बाकी पेड्स में बनाया है। यहाँ पे हम विदाउट लीफ बनाएंगे, तो दोनों चीज़ की हम स्टडी एक ही लैंडस्केप में कर सकते हैं। अभी हम कोशिश करते हैं इसको और ज़्यादा बोल्ड करने की। मैं साथ के साथ इसमें शेडिंग भी रख रहा हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या चीज़ बन रही है। सबसे पहले ड्राइंग्स जो होती है वो हम करते हैं, तो इसमें मैं साथ के साथ शेडिंग भी कर रहा हूँ, ताकि पता चले कि क्या चीज़ कहाँ पे कैसी बन सकती है।
एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कोई भी हमें शाखा जिसको आप बोलते हैं या टहनी हम बोलते हैं, तो ऐसे जो पेड़ के निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पे एक वी शेप बन जाता है। एक टहनी का जो झुकाव होता है, तो दूसरी की तरफ उतना ही मुड़ती है जैसे ये चीज़ निकलती है 2 साइड, ठीक है? ऐसे। तो इस चीज़ का ख़ास इम्प्रेशन होता है एक सूखे पेड़ में। जब टहनियाँ निकलती हैं तो इस तरीके से कुछ निकल जाती हैं। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक पेड़ देखा था जो बिल्कुल सूखा था, वहाँ पे कोई भी नहीं थे लीव्स उसके। तो वैसे मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि किस तरीके से उसकी टहनियाँ होंगी, कुछ ऐसे। आपने भी कहीं न कहीं ऐसे पेड़ देखे होंगे जिनकी टहनियाँ होती हैं और लीव्स चले जाते हैं या फिर सूख जाता है। उसके पेड़ के बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको पुराना पेड़ बना सकते हैं ऐसे करके। तो ये देखो अभी एक लुक वाइज बहुत डिफरेंट लग रहा है पहले से। वहाँ पे सारे ग्रीन ग्रीन पेड़ हैं और छोटे वाले पेड़ हैं। यहाँ पे हमने एक बोल्ड बड़ा सा पेड़ बना दिया है। तो देखते हैं किस तरीके की लुक देगा पूरा लैंडस्केप बन के। ऐसे धीरे धीरे हम शेडिंग कर देते हैं इसमें। तो कंप्लीट होके जो चीज़ हमें दिखाई देती है तो उसकी लुक कुछ और होती है। जब हम बना रहे होते हैं तब हमें, जब हम कॉपी करते हैं तब तो हमें पता होता है कि क्या चीज़ कौन सी कैसी बन रही है। जब हम कुछ इमेजिनरी उसमें ऐड कर रहे होते हैं तब हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता कि क्या चीज़ बन सकती है वहाँ पे। एक तो बिल्कुल सोच समझ के काम करना कि हाँ हमने ये चीज़ बनानी है, कुछ प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी इमेजिनरी जब हम पेंटिंग करते हैं या फिर कोई भी कंपोजिशन करते हैं तब हमारे माइंड में एक पेंटिंग बनी होती है पहले से कि हाँ ये कुछ ऐसा करके कुछ ऐसी पेंटिंग बन जाएगी, तो ऐसा कलर करके कुछ ऐसी लुक देगा। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ नहीं सोचा, हमने बिना सोचे ये सूखा पेड़ बनाने की कोशिश की है और देखते हैं कंप्लीट करके ये कैसी लुक देता है। मुझे लगता है हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप से यहाँ पे ऐड करना चाहिए किसी भी लैंडस्केप में या फिर पेंटिंग में। आपको पता चल जाता है कि आप कितना काम कर सकते हैं उसमें, आप और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे एक सूखा पेड़ बना सकते हैं या फिर बन सकता है या फिर बनाएंगे। और काम करते करते ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं तो कर लेनी चाहिए। वो एक प्रैक्टिस अलग होती है आपकी। जब आप कोई भी इमेजिनरी काम करते हैं, इमेजिनरी आप स्ट्रोक्स लगाते हैं या फिर कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो जाती है। अभी देखो लैंडस्केप का जो लुक है वो एक अलग तरीके से दिख रहा है। तो ऐसी कुछ डिटेलिंग हो सकती हैं जो इतनी ज़्यादा डिटेल हम कर नहीं रहे यहाँ पे। मैं एक इम्प्रेशन दे देता हूँ सूखे पेड़ का। जैसे उसमें टेक्सचर होते हैं, वो टेक्सचर्स के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसकी जो लुक है वो चेंज होती दिख रही है लैंडस्केप की, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हमने वही ली हैं जो लैंडस्केप में है और ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। तो ऐसे और ज़्यादा टहनियाँ हम बना सकते हैं, इसकी शाखाएं जो इधर उधर बिखरी हुई, ठीक है, सूखी हुई, कोई भी एक भी लीफ हमने यहाँ पे नहीं बनाया। तो इससे क्या होता है, इसके ऊपर हम लीफ कर सकते हैं। वैसे ही रेंडरिंग जो हमने की है वहाँ पे, हैचिंग हमने की है, शेडिंग, तो इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे ही शाखाएं जो बनाई है उसकी भी स्टडी होगी और उसको लुक मिल गई है न्यू लैंडस्केप को। ये एक साइड हल्के से पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं, उसको हम ऐसे ही बना देंगे बैलेंस करने के लिए उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ आ जाती है कि आप कितना फ्रीडम से काम करते हैं। अगर आप किसी भी लैंडस्केप में या फिर पेंटिंग में या फिर फिगर ड्राइंग में या फिर कंपोजिशन में काम कर रहे हैं, आप देख के वही काम कर रहे हैं, आप कॉपी में उलझ के रह जाते हैं।
आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाते न्यू। अपने माइंड को थोड़ा सा इतना फ्री रखो कि आपका जो थॉट है वो कहीं ना कहीं उसके साथ इन्वॉल्व हो। जो मेरा थॉट अभी था नहीं पहले, जब हम स्टार्टिंग किया था, मैंने पहले ही बताया, तो अभी जो मेरी थिंकिंग है ये थी कि कुछ चेंज करते हैं, तो साथ की साथ वही चीज़ आ गई माइंड में कि यहाँ पे पेड़ को सूखा कर सकते हैं। यहाँ पे अभी देखो ग्रास है तो उसको भी एक न्यू लुक दे सकते हैं। वहाँ पे तो एक ही पर्सपेक्टिव में, एक ही डायरेक्शन में वो लीव्स से लग रहे हैं ग्रास के ऊपर को जाते हुए। तो यहाँ पे हम अपने आप से बना सकते हैं। यहाँ पे एक रास्ता सा दिखाई दे रहा है, तो वो हम नहीं बना रहे, यहाँ पे हम ज़मीन बनाएंगे। तो कोशिश करते हैं इसको और ज़्यादा पर्सपेक्टिव में करने की। यहाँ पे हल्का सा बोल्ड काम करते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी सी और डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे हमें टेक्सचर दिखाई दे रहा है इस छत पे, और लाइंस लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हल्की सी लाइंस लगा सकते हैं। जो भी वहाँ पे पत्थर या फिर किस चीज़ से उसकी छत जो बनाई हुई है उसका जो टेक्सचर है वो हम ऐसे दिखा सकते हैं। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, ऐसे स्ट्रोक लाइन जो इम्प्रेशन देता है कि वहाँ पे कुछ है, ऐसी लाइंस। ठीक है, तो इसको आप देखो, बिल्कुल हाईलाइट का एरिया दिख रहा है। इससे आपको हल्की सी स्मूथ करनी है स्केचिंग। मैं ऐसे ही रेंडरिंग में करता, लेकिन मैं आपको हल्का सा इससे करके दिखाता हूँ कि हम स्मूथ कैसे कर सकते हैं। जो आपको अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही थी वो इससे हल्का सा जब हम मिक्स करेंगे, डार्कनेस यहाँ पे है वहाँ पे मैं स्मज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो एक सॉफ्ट लुक देता है स्केच को। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इसकी जो डिटेलिंग है वो हल्की सी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, यहाँ पे टेक्सचर है वो हमने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डार्कनेस है, ऐसे डार्क कर दो तो एक अच्छी लुक देता है। इससे आप हल्का सा स्मज कर दो उसको। ठीक है, इस तरीके से। अभी देखो जहाँ पे डार्कनेस है मैं हल्का सा इसको ऊपर चला रहा हूँ, तो वो एक तो सॉफ्ट हो रहा है, एक आपको विजिबल हो रही है चीज़ें। ठीक है, कलर्स की बात अलग होती है। जहाँ पे आपने कलर बिल्कुल चेंज कर लिया, यहाँ पे आपको वैल्यू के ऊपर काम करना होता है। अपनी नज़रों को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट करना होता है। कलर्स को हमने टोन्स में देखना है। यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे डार्क लग रही है, लाइट लग रही है, हाईलाइट लग रही है, इन चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। अभी देखो जो लीफ हैं वो बिल्कुल शेडिंग में है, जो कि कोई भी डिटेल नहीं है। जहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क है वहाँ पे हल्का सा मैं इसको चला रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ उनको, तो वो देखो एक अलग ही लुक उसकी बन रही है। ठीक है, इसी से अब कितना सारा काम कर सकते हैं। मैं कहीं पे भी कोई डिटेल नहीं कर रहा, इम्प्रेशन दे रहा हूँ, तो उसी से उस चीज़ को अब बहुत विजिबल होता हुआ देख रहे हैं हम। ये देखो जैसे ये पेड़ है तो बिल्कुल ही लाइट था, मैं हल्का सा मिक्स कर रहा हूँ इसको, तो वो एक पेड़ की लुक दे रहा है। डार्कनेस आ रही है तो हाईलाइट दिखनी स्टार्ट होगी इसकी, कि कहीं कहीं पे हाईलाइट है। हम उसकी कॉपी बिल्कुल नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। ये देखो अभी जो लुक वाइज चीज़ है वो आपको अलग अलग होता हुआ दिख रही है। ऐसे हल्का सा इसको चला सकते हैं इसके ऊपर, जो हाईलाइट है वो हमें दिखनी स्टार्ट हो गई है। और हाई डार्क जो एरिया है वहाँ पे हल्का सा मैं इसको चला रहा हूँ, तो इसको विजिबल कर रहा है, हाँ, शेडिंग की तरह। जहाँ पे इस लैंडस्केप के माहौल की बात है, माहौल मीनिंग इसके पर्सपेक्टिव की बात है। पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए हम जो पास वाली चीज़ें हैं उसको डार्क कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो सकती है, राइट।
तो यहाँ पे हमने हल्की सी डिटेलिंग करनी है ग्रास के ऊपर, तो वो आपको पर्सपेक्टिव दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर हल्का सा मैं मिक्स कर देता हूँ, तो इससे हमारी हाईलाइट दिखनी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे हाईलाइट वाला एरिया है तो वहाँ पे मैं ये नहीं चला रहा, मिडिल टोन के ऊपर ये चला रहा हूँ, या फिर एक्स्ट्रा डार्क है वहाँ पे मैं ये चला रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो है दिखनी स्टार्ट हो जाए कि हमने क्या बनाया है, कैसा लैंडस्केप बनाया। क्योंकि ऐसे लाइनों लाइनों में आपको बहुत कम चीज़ें नोटिस होंगी जो हमने इसमें दिखाई हैं। अब ये देखो, हमने ग्रास का एक एक पत्ता नहीं बनाया, लेकिन जो लुक वाइज है वो हमें बहुत अच्छा लगेगा देख के इसको, जब हम थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेंगे। तो मेन चीज़ यहाँ पे है कि हम कितना ज़्यादा उसको और ज़्यादा लाइट एंड डार्क दिखा सकते हैं उसमें, और उसी से ही हाईलाइट दिखेगी और डिटेलिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये सूखे पेड़ का था, यहाँ पे माहौल सेट हो गया पूरा। जैसे इसकी हल्की सी शेडिंग हमने बना दी है, तो इसके आसपास जो ग्रास हो जाएगा तो इसका एक अलग माहौल बन जाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे इसके इम्प्रेशन जो हैं लैंडस्केप के, वो आपको दिखाने होते हैं इसमें। और जितनी फ्रीडम से आप काम करेंगे, जितनी फ्रीडम से आप शेडिंग करेंगे, पेंसिल स्ट्रोक लगाएंगे, उतना ही आपका जो स्केच है बहुत अच्छा बनता जाएगा। अभी आप बारीकी से हल्का सा देखोगे तो लैंडस्केप की जो लुक है वो रेफरेंस से बिल्कुल एक अलग तरीके से लग रही है। जितनी भी हमने डिटेलिंग की है अभी तक, जितना भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो अभी जो लुक वाइज है वो डिफरेंट बनेगा, क्योंकि हम वहाँ से देख के नहीं, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हम अपने आप से कर रहे हैं, जैसे ग्रास का ये टेक्सचर है, मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, एक लुक वाइज उसको अलग तरीके से हम दिखा रहे हैं। तो लैंडस्केप में ही ये फ्रीडम मिलती है आपको कि आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ उठा के या फिर उसमें ऐड करके आप उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब कोई भी चीज़ हम अपने तरीके से या फिर फ्रीडम से करते हैं। और जितनी देर हम अपने आप से कुछ नया डालते नहीं हैं, तब तक हमारी शायद ग्रोथ उसी चीज़ में रह जाती है। अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास एक रेफरेंस है, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम उसको बनाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं मैं उसमें फँस के भी रह रहा हूँ। मेरा माइंड जो है वो फ्री नहीं महसूस करेगा, कि कहीं न कहीं मुझे किसी चीज़ ने कैद किया हुआ है कि उससे बाहर आप जाना ही नहीं। सपोज़ करो आपके जो स्ट्रोक्स हैं यहाँ पे, ठीक है? मैं इसी से ही हल्का-सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ ग्रास का। अगर आप ऐसे इफ़ेक्ट पे काम नहीं कर रहे, जैसे मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट ही दे रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों का, तो इफ़ेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चले गए, तो कहीं न कहीं जो ऑल ओवर आपकी लुक है पेंटिंग की या फिर लैंडस्केप की, वो डेप्थ में नहीं आती। डेप्थ मीन्स आपकी जो पेंटिंग है वो लुक वाइज़ डिटेलिंग में तो बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक देखते हैं या फिर उसमें डेप्थ ढूँढते हैं कि अगर कौन-सी चीज़ पास में है, कौन-सी चीज़ दूर में है, तो वो कहीं न कहीं आप मिस कर देते हैं चीज़ को, कि ऑल ओवर आपकी पेंटिंग कैसे लुक दे रही है। कहीं न कहीं आपका जो फ़ोकस है वो किसी एक चीज़ पे रह जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेंटिंग में हमने ब्लर बनानी होती है, या फिर किस चीज़ के ऊपर हमने डिटेलिंग देनी है, या फिर किस चीज़ को हमने दूर दिखाना है और उसकी डिटेलिंग कैसे देनी है, या फिर एक फ़ोकस जो है मेन, उसको बहुत सारी चीज़ों के अलावा भी उसी के ऊपर जो हमारी नज़र है वो जानी चाहिए। ये आपकी एस्थेटिक सेंस होती है जो आप पेंटिंग में देखते हैं, कौन सी चीज़ हाईलाइट करनी है या फिर डल करनी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने शायद स्टडी में सीखी हैं, या फिर मैंने काम करके सीखी हैं, या ऑब्जर्वेशन मेरी है ऐसी जो मैं कैच कर पाता हूँ हल्की सी। अभी इसी के ऊपर काम चलता रहता है कि मैं किस तरीके से किस पेंटिंग को अच्छा बना पाऊँ, या फिर किसी लैंडस्केप को एक अच्छे तरीके से उसको ख़त्म कर सकूँ। और कंप्लीट कभी भी कोई भी चीज़ नहीं होती, कंप्लीट कभी भी कोई पेंटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हमें हमेशा लगा रहता है कि इसमें और ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा हम डिटेलिंग कर सकते हैं।
ये चीज़ आपको लगनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके स्टिल हो जाते हैं कि बस मैं इसमें और कुछ कर नहीं पाता, तो मतलब कहीं न कहीं कोई ग्रोथ आपकी रुक जाती है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो आपकी हमेशा थिंकिंग ये होनी चाहिए कि आपको अगर यही पेंटिंग दोबारा मिलती है काम करने को, या यही चीज़ आप दोबारा बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप न्यू कर पाओ। उससे जो पहले बनाया उससे आप बेटर कर पाओ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि हमेशा कोई भी अगर आप लैंडस्केप बना रहे हैं तो उसको दोबारा ज़रूर बना के देखो, सेम टू सेम चीज़। तो आपको पता चल जाए कि पिछली चीज़ जो बनाई थी, पिछली जो पेंटिंग बनाई थी, उसमें आपने क्या चीज़ मिस की थी, या फिर इसमें हमने क्या ऐसा न्यू किया है जो अच्छा लग रहा है, या फिर बुरा लग रहा है तो क्या इसमें बुरा क्या किया है, तो पहले अच्छा किया था। तो ये जो कंपैरिज़न आप खुद से रखते हैं, वो बहुत ही आपको हेल्पफुल करता है अपनी पेंटिंग सुधारने के लिए, अपने वर्क को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि किसी का काम कैसा है वो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। आप अपने आप से एक कॉम्पिटिशन रखो, आपके 10 स्केचेस बनाओ, 10 स्केचेस में आपके जो 9 स्केच है, तो अभी का जो 10वां स्केच है वो आपका बेटर होना चाहिए 9 स्केचेस जो पहले के हैं उससे। और ऐसा कंपटीशन आप खुद से रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद से क्लियर कर पाओगे। अपने वर्क को डिस्प्ले करके रखो अपने सामने, जो आप देखना चाहें उसको बार बार देखने पे आपको पता चले कि कौन सी चीज़ में कैसी बनाई है, क्या चीज़ हम और ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा इसको बेटर बना सकते हैं। तो हमेशा अपने वर्क को अपनी नज़रों के सामने रखो, ताकि आपको गलतियाँ भी उसमें दिखें, और कोई चीज़ अगर उसमें अच्छी बनी है तो वो भी आपको इम्प्रेस करती रहे कि हाँ, ये चीज़ इसमें मैंने अच्छी बनाई थी और ये बहुत सही लगी है। होप सो इस छोटी सी डेमो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी लैंडस्केप के बारे में, स्केचिंग के बारे में। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी थी और हम न्यू और क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।